हूँ आपके साथ अंबर जैदी और आप सबका स्वागत है हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान लगातार कई सारे ऐसे गंभीर संकट यानी कि हम क्राइसिस की बात करें तो उसका सामना कर रहा है, जिसमें इकोनॉमिक और जो सिक्योरिटी क्राइसिस है वो सबसे ऊपर है, जिसको लेकर लगातार पाकिस्तान चर्चा में बना हुआ है। और पाकिस्तान के सामने जो क्राइसिस है, जो संकट है, उसको लेकर कई सारे एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि पाकिस्तान जिस संकट से जूझ रहा है उसका असर भारत पर भी पड़ सकता है। तो आज इसी को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं डॉक्टर मुक्तदार खान। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी, थैंक यू वेरी मच अंबर ज़ैदी, थैंक्स फॉर फाइंडिंग मी एंड इनवाइटिंग मी। और आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम और नमस्कारम। बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा के लिए समय दिया। डॉक्टर मुक्तेदार खान साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान जिन क्राइसिस को अभी फेस कर रहा है, जिस हम क्राइसिस की बात करें, चाहे इकोनॉमिक क्राइसिस हो या फिर सिक्योरिटी क्राइसिस, ऐसे में IMF के साथ जो उनकी बातचीत चल रही थी उससे कोई नतीजा नहीं निकला। और जो IMF ने शर्तें पाकिस्तान के सामने रखी थी जिसमें जो मिलिट्री और जो पॉलिटिकल और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके एसेट्स को रिवील करना और जो इंफॉर्मेशन है वो सारी पब्लिक करना, उसको पाकिस्तान ने नहीं माना है। आपको लगता है कि इवेंचुअली पाकिस्तान को IMF की उन शर्तों को मानना पड़ेगा और जो मिलिट्री बजट है उसमें कटौती करनी होगी, या कहीं ना कहीं उस पर कॉम्प्रोमाइज करेगा पाकिस्तान? देखिए, मैं IMF के बारे में बताने से पहले एक ब्रीफली ये बता देता हूँ कि पाकिस्तान किस किस क्राइसिस के चुंगल में फंसी हुई है। मेरी नज़र में मुझे लगता है पाकिस्तान के पास 6 मेजर क्राइसिस है। देखिए, एक क्राइसिस तो एनवायरमेंटल क्राइसिस है। अभी उनके पास इतने भयानक फ्लड्स आए। मैं एक इंडियन जो US एड के नंबर 2 है डॉक्टर गवादर, वो अभी हार्वर्ड के प्रोफेसर थे, अब US एड में काम करते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि ही वेंट एंड विजिटेड पाकिस्तान और वो कह रहे थे, मुख्तदर 4 घंटे तक मैं हेलीकॉप्टर में था और सिर्फ पानी नजर आ रहा था। इतना पानी था वो फ्लड्स के बाद। सो द डेवस्टेशन इज अबाउट $30 बिलियन वर्थ उनकी इकोनॉमी के लिए। वो $30 बिलियन में वो 250 हवाई जहाज खरीद सकते थे। यू कैन इमेजिन द साइज ऑफ द दिस। तो एक एनवायरमेंटल क्राइसिस, और दिस इज अ फ्रीक्वेंट थिंग, फ्लड्स एंड अर्थक्वेक्स पाकिस्तान में पिछले 15-20 साल में काफी हुए हैं। सो दे आर गोइंग टू फेस ये क्लाइमेट के जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है। आई थिंक वो पाकिस्तान को पीरियोडिकली फेस करते रहना पड़ेगा अनलेस दे रियली प्रिपेयर फॉर इट। तो एक क्राइसिस उनकी एनवायरमेंटल क्राइसिस है, दूसरी उनकी सिक्योरिटी क्राइसिस है, और ये सिक्योरिटी क्राइसिस काफी गंभीर है। आपने सुना होगा कि इंडियन डिफेंस डॉक्ट्रिन में 2.5 फ्रंट्स की बात होती थी, यानी 2.5 फ्रंट्स यानी इंडिया, चाइना और जो इंसर्जेंसी थी कश्मीर में। पाकिस्तान के लिए भी अब 2.5 प्लस हाफ कह सकते हैं आप। दे हैव both their borders which are for them very tense, यानी इंडिया का बॉर्डर और अफगानिस्तान का बॉर्डर, और फिर उसके बाद उनके बाद जो डोमेस्टिक इंसर्जेंसीज हो रही हैं बलूचिस्तान में एज वेल एज TTP को लेकर। सो दीज आर सीरियस क्राइसिस। उनके जो दूसरे है सिस्टेमिक भी प्रॉब्लम्स है। मिसाल के तौर पे उनकी अजीब सी गवर्नमेंट है। डेमोक्रेटिक इलेक्शंस तो होते हैं लेकिन मिलिट्री का इतना मतलब डिसप्रोपोर्शनेट रोल है पॉलिटिक्स में भी और इकोनॉमिक्स में भी। उसकी इकोनॉमी में दखल देता है। तो इस तरह से उनके पास ये तो 3 उनके मेजर क्राइसिस है। और सबसे बड़ा क्राइसिस पाकिस्तान के इज दिस आइडेंटिटी क्राइसिस। पाकिस्तान को समझ में नहीं आता कि वेदर इट वांट्स टू बी ए लिबरल डेमोक्रेसी। इट्स लाइक सेइंग कि व्हेन आई ग्रो अप व्हाट विल यू बी। जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं लिबरल डेमोक्रेसी बनूंगा या बड़ा होकर मैं एक इस्लामिक स्टेट बनूंगा। इस बात पे वो कंसेंसस अभी तक हासिल ही नहीं कर सके। तो आधी सोसाइटी एक तरफ खींचती है पाकिस्तान को, दूसरी सोसाइटी दूसरी तरफ खींचती है। तो उससे द कंट्री लिटरली बीइंग torn apart by these forces। तो इस तरह के ये जो क्राइसिस है ये एक दूसरे को कंपाउंड करते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट पाकिस्तान ने कश्मीर के मुद्दे को इतनी अहमियत दी है कि
it seems to have become their raison d'être, यानी उनके वजूद का मकसद ही कश्मीर ऐसा लगता है कि हर चीज की वजह से वो डोमिनेट करता है। तो ना तो डेवलपमेंट पे प्रोग्रेस है, ना एजुकेशन पे प्रोग्रेस है। तो ये सारी क्राइसिस की वजह से पाकिस्तान रिकरेंटली फॉल्स इनटू द डेट क्राइसिस। और दूसरी चीज ये है कि इट इज लाइक सेइंग कि आपकी माहाना इनकम 10,000 रुपए है और आपके ख्वाहिशात का बजट 30,000 है। So you are constantly borrowing to afford the lifestyle you want। और पाकिस्तान का जो खासतौर से जो जियो स्ट्रेटेजिक एम्बिशंस है, दे फार मतलब उनकी हैसियत से बहुत ऊंचे हैं। सो दैट इज व्हाई दे आर कॉन्स्टेंटली। तो ये जो मसला है उनका फाइनेंशियल, ये मसला सॉल्व हुए तक 2024 हो जाएगा if they successfully solve it। लेकिन it doesn't mean that they will not be in trouble again। So for example, ये जो IMF की जो डील है, ये डील 2019 में सेटल हुई थी फॉर $6.5 billion प्लस $1 billion, और अभी $2.5 billion उसमें से बाकी है। तो ये जो IMF के साथ नेगोशिएशन चल रहे हैं, दैट इज ओनली फॉर $2.5 billion जो जून तक उनको मिल सकते हैं। सो बट पाकिस्तान का जो प्रॉब्लम है, दे नीड क्लोज टू $8 billion in the next 2-3 months to not default। फिर उसके बाद जून तक मेरे ख्याल से उनको तकरीबन $10-12 billion तक चाहिए टू पे बैक वेरियस लोन्स जो मैच्योर होने लगेंगे। और अब उनके पास जो रिजर्व्स हैं वो तो 10-12 दिन के इंपोर्ट्स के लिए रह गए। सो दे आर इन मल्टीपल फिक्सेस। और देखिए उनका इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है और उनके एक्सपोर्ट्स कम होते जा रहे हैं, यानी जितने एक्सपोर्ट्स कम होते जाएंगे उतना फॉरेन करेंसी है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट उनका। जी अच्छा खान साहब, मेरा सवाल एक आपसे ये है कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की जो इतनी सारी क्राइसिस हैं और जो इतनी सिवियर इंटरनल प्रॉब्लम्स के बावजूद जो पाकिस्तान की पावर एलीट है वो अपनी ही पॉलिटिकल गेम्स में एकदम पूरी तरह से डूबी हुई है। और जो रूलिंग क्लास की बात करें और या मिलिट्री क्लास हो, ये सारे इसके बारे में जो अभी जनता के आवाम के जो मुद्दे हैं, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, सिक्योरिटी कंसर्न्स हो, कितने ही सारे जो क्राइसिस पाकिस्तान में हो रहे हैं, उससे बिल्कुल एकदम अछूती है, उनको कोई परवाह ही नहीं है, वो अपने ही गेम्स में व्यस्त हैं। ऐसा क्यों? देखिए एक चीज ये है कि जो पाकिस्तान की पावर एलीट है वो ना सिर्फ करप्ट पैसे के मामले में है, दे आर सो करप्ट की हद ही नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि दे आर ऑल्सो मतलब उनकी पेट्रियोटिज्म भी करप्ट है। सो बेसिकली दे आर अपने ही मुल्क को वो लूट रहे हैं। दिस इज वन ऑफ द वियर्डेस्ट फिनोमेना। दुनिया में हम देखें कि मतलब करप्शन तो होता है, लेकिन ये इस हद तक करप्शन होता है कि दे आर रॉबिंग देयर ओन कंट्री कंसिस्टेंटली, और वो खुद जानते हैं कि कितना। पाकिस्तान रूलिंग एलीट से बेहतर कोई नहीं जानता कि पाकिस्तान कितने गड्ढे में पड़ा हुआ है, और वे उसके बावजूद वो उसको मुसलसिल लूटते रहते हैं। नॉट ओनली दैट, उनकी जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, जो स्ट्रैटेजीज वो डेवलप करते हैं, वो सारे के सारे चीजें are designed to allow them to rob their country। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप डिसाइड करते हैं कि अरे यार हमारे शहर के लिए वी नीड ए ब्रिज, ठीक है, ब्रिज बन रहा है $10 million में, आप 1-8 मिलियन चुरा लें, ठीक है, दैट इज फाइन, 10% करप्शन है, वी कैन ट्रीट दैट एज कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, और ब्रिज तो बन जाएगा ना। लेकिन इनकी जो पॉलिसीज होती है, ये दे डोंट बिल्ड द ब्रिज फॉर द गुड ऑफ द सिटी। ये सोचते हैं कि हम पैसे कैसा लूट सकते हैं, अच्छा चलो एक ब्रिज बनाते हैं और उसमें कहते हैं 10 मिलियन और उसमें से 50 आधा चुरा लेते हैं। तो जो प्रोजेक्ट बनता है दैट इज ऑल्सो नॉट बेनिफिशियल, वो सिर्फ लूटने के लिए बनता है। सो दैट इज द काइंड ऑफ करप्शन द पाकिस्तानी एलीट पिछले 15-20 साल से जो लेकर आए। आप देखिए ये बाजवा साहब व्हेन ही रिटायर्ड,
ان کی ایسٹس جو ایکسپوز ہوئے تھے, اٹس لائک انبلیویبل. ہی ہیز لائک 240 ارب یا بلین روپیز وغیرہ کہہ رہے تھے. اتنی پیسے کیسے آتے ہیں کسی فوجی کے پاس؟ یو ایس جنرلز ول ناٹ ہیو دیٹ مچ, ایون دے ان کی تنخواہیں 10 گنا زیادہ ہوتی ہیں, پھر بھی دے ول ناٹ ہیو دیٹ کائنڈ آف ایسٹس. انفیکٹ جب سے یہ نئے عاصم منیر صاحب آئے, میں تقریباً ہر شو جب بھی پاکستان کے بارے میں بات کرتا ہوں یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں, اور آپ کے شو پہ بھی ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ عاصم منیر صاحب کے ایسٹس آپ بتا دیں ہمیں. They should tell us what his net worth is today, تاکہ ہم دیکھیں آئندہ وہ 3 سال میں جب وہ ریٹائر ہوتے ہیں how much. اور یہ تو حافظ قرآن ہے نا, we'll see یہ ہولی مین کتنا کرپٹ ہوتے ہیں نہیں. بٹ یہ جو کرپشن کا جو وجہ سے ہے دی ایلیٹ, اور ان کی جو بیکاز پاکستان کا جو I find it very strange, یہاں پہ جو امریکہ میں جو پاکستانی ہیں Americans, they are allowed to retain their Pakistani citizenship. تو سارے کے سارے dual citizens, وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں I'm a Pakistani American, and it really means مطلب وہ دونوں جگہ ووٹ بھی ڈال سکتے ہیں. پاکستان سے پیسہ چرا کر کینیڈا, یو ایس اور لنڈن کہیں کہیں لے جاتے ہیں, آرام سے زندگی بسر کرتے ہیں. They appear to be more hyper nationalist than Indians. مطلب انڈین امریکنز اتنے نیشنلسٹ نہیں نظر آتے جتنا پاکستانی. میں پاکستان کے لیے ہر چیز کے لیے دینے کے لیے تیار ہوں, اس طرح کی باتیں تو بہت کرتے ہیں. So I have a feeling کہ یہ جو کلچر آف کرپشن بن گیا ہے, it's like a culture of corruption. تو اگر آپ اتنے ڈیڈیکیٹڈ ہیں اپنے ملک کے لیے, تو میں I know a Jewish ڈاکٹر یہاں پہ میرے دوست ہیں, وہ 2 مہینے سال میں جا کے غازہ میں فری علاج کرتے ہیں پیلسٹینینز کا, بیکاز ہی فیلز گلٹی کہ اسرائیل از ابیوزنگ دیم. تو سال کے 2 مہینے, ہی از اے ویری رچ ڈاکٹر, ہی میکس لاٹس آف منی, لیکن سال کے 2 مہینے وہ بالکل زیرو انکم پہ گزارتے ہیں. آئی ہیو ناٹ سین پاکستانی امیریکنز گوئنگ بیک اینڈ سرونگ دیئر کنٹری, جو باتیں کرتے ہیں لائلٹیز وغیرہ کے. سو دیر از اے پرابلم آف I think how they are educated and loyalty, اور سسٹم میں بھی نہیں ہے نا, یہ جو سسٹم میں. ڈاکٹر خان, اس کے علاوہ ہم پاکستان میں جو اکانومک کرائسس ہیں, اس کے علاوہ ہم پاکستان میں جو اسلامک کٹر پنتھ ہے اس کو ہم ابھی ایک پیک پہ دیکھ رہے ہیں. حال ہی میں نہیں بلکہ ہم دیکھتے ہیں لگاتار بلاسفیمی کے کیسز سامنے آتے ہیں, جہاں پر مائنورٹیز کو بلاسفیمی کے الزام میں مار دیا جاتا ہے, اور لگاتار اس طرح کے تشدد ہوتے ہیں جہاں پر کوئی ریگولیشن نہیں ہے, کوئی نیم نہیں ہے, کوئی سننے والا نہیں ہے. پولیس تھانے سے نکال کر لوگوں کو لے جا کر سر عام مار کر جلا دیتے ہیں. آپ کے حساب سے, یا میں اگر آپ سے پوچھوں کہ پاکستان کو ایک فیلڈ اسٹیٹ یا ڈس فنکشنل اسٹیٹ کہنا مناسب ہوگا کیا, جس استھتی میں ابھی پاکستان ہے؟ دیکھیے, فیل اسٹیٹ کے جو کرائٹیریا شروع میں جب وہ کانسیپٹ آیا تھا, تو اس میں صومالیہ واز اے ویری گڈ فٹ, جہاں دیر از نو فنکشننگ گورنمنٹ. پاکستان میں تو ابھی بھی فنکشننگ گورنمنٹ ہے, بٹ واٹ از اے گڈ ڈسکرپشن از اے فیلنگ اسٹیٹ. It is not fully a failed state, but it is a failing state. لیکن modern political science میں one of the definitions of a state is کہ it monopolizes violence inside its borders. اور پاکستان میں monopoly of violence نہیں ہے پاکستان کی گورنمنٹ کے پاس. جو بندہ چاہے وہ بندوق لے کے نکل جاتا ہے, اٹیکس کرنے شروع کر دیتا ہے. سو دے ہیو دس پرابلم کہ وہ پورا جو ڈیولپمنٹ ہے اسٹیٹ میں. انفیکٹ اگر آپ دیکھیں پاکستان میں سوائے پاکستان کی ملٹری کی, پاکستان کے سارے دوسرے انسٹیٹیوشنز آر ویری اسٹیبل. میں ابھی جنوری 26 پر ایک آئی ڈیڈ اے شو آن انڈیاز کانسٹیٹیوشن کے بارے میں, تو مجھے بڑی آئی واز ویری امپریس کہ تقریباً کچھ 160 پبلک ڈسکشنز ڈیبیٹس ہوئے period of 2 years انڈین پارلیمنٹ میں to finalize the constitution. تو اس لیے وہ 1950 تک چلا گیا نا, حالانکہ ڈرافٹ واز ڈن بائی آئی تھنک نومبر دسمبر 47. تو وہ سارے 3 سال میں پاکستان did not even take one step towards writing their constitution. مطلب جنہ کی لائف میں کچھ ہوا ہی نہیں. 1962 میں ان کا پہلا کانسٹیٹیوشن آیا 15 سال کے بعد. سو اٹ ٹیلز یو کہ دا اسٹیٹ کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا, میکنزم, پروسیجرز, ڈاکیومنٹیشن, انسٹیٹیوشن, وہ سارے کے سارے انڈر ڈیولپڈ ہیں. اگر آپ پاکستان کی جوڈیشری میں جا کے پاکستانی لیگل سسٹم میں اگر آپ آرٹیکلس وغیرہ پڑھیں, یو ول بی سرپرائز کہ دے کانسٹنٹلی فالو دا انڈین
system, matlab court systems वगैरह, because indigenously they are not even able to produce knowledge of jurisprudence. So ये चीज है. और जहां तक ये blasphemy का सवाल है, I actually मेरी किताब में I did a whole case study on Pakistan's blasphemy. It is so unbelievable. First of all, इस्लाम में ये concept ही नहीं है blasphemy का. ये Christian concept है. Blasphemy is no such thing. इस्लाम में जो concept जो पब्लिक में यूज किया जाता है, इट इज कॉल्ड विलिफिकेशन, कि किसी के बारे में आप गाली दे या इंसल्ट करें. बट वो विलिफिकेशन की कोई सजा नहीं है इन इस्लामिक लॉ. और प्रॉफिट की एग्जांपल्स, पीस बी अपॉन हिम, उनकी हिस्ट्री में बहुत एग्जांपल्स हुए. पीपल हैव वॉक्ड इनटू हिज मॉस्क एंड दे हैव यूरिनेटेड इन द मॉस्क, इस तरह के. तो देयर इज नो सच थिंग इन इस्लामिक प्रेसिडेंट. तो वो लोग, उनमें क्या हो गया है कि not only they have a terrorism problem, but they have an extremism problem. Public में जो culture में जो acceptance आ गया है that ordinary Muslims can use violence which is justifiable in the name of Islam. ये वाजिबल कत्ल का जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है ना, this is not even a Sharia based argument. इसका कोई दूसरा कॉन्सेप्ट दूसरे सोसाइटीज में नहीं है जितना पाकिस्तान और इंडिया में, खासतौर से पाकिस्तान में इस्तेमाल होता है. सो दिस जस्टिफिकेशन जो पब्लिक साइके में आ गया है कि ओ दिस ही इज जस्टिफाइड टू किल, और कोई भी मार दे सकता है, दैट इज नॉट. इवन अगर पर्सन हैज कमिटेड ए जस्टिफाइबल ऑफेंस, मतलब जिसमें उसको कैपिटल पनिशमेंट, द स्टेट हैज सपोज टू टेक दैट. तो आप देखें, ये जो बंदे को इन्होंने पंजाब में ड्रैग करके, पुलिस स्टेशन से ड्रैग करके ले जाके मारा है, उसके सारे वीडियोस, अरे अभी तक एक भी बंदा अरेस्ट, खबर सुनी है आपने किसी बंदे को अरेस्ट करते हुए? उसमें बच्चे भी इन्वॉल्व थे. आई मीन शोज द एक्सेप्टेंस ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग्स. हाँ, बाहर आके प्रोटेस्ट करती है कि द गवर्नमेंट शुड टेक एक्शन, और वो सारे के सारे बंदों को एटलीस्ट मिनिमम अटेम्प्टेड मर्डर पर दे शुड बी चार्ज्ड. जो पब्लिक में क्राउड थे, उन्होंने मर्डर तो किया है, दे शुड ऑल बी प्रोसिक्यूटेड. तो ये जो टॉलरेंस ऑफ एक्सट्रीमिज्म है, इसके वजह से दे हैव अ लॉट ऑफ अदर प्रॉब्लम्स. कंट्री में कोहेरेंस नहीं है, दे शुड नॉट गो. और ये बहुत होने लगा है, ये पब्लिक स्ट्रीट जस्टिस के, अरे हम समझ सकते हैं कि पब्लिक की सेंटिमेंट खराब हो गया इसलिए राइटिंग हो गई या वायलेंस हो गया. नो, देयर शुड बी जीरो टॉलरेंस फॉर सिविलियन वायलेंस, वरना इट इज नॉट ए गवर्नमेंट, इट इज नॉट अ स्टेट. गवर्नमेंट का मकसद ही क्या है? तो अगर आप कह रहे हैं कि हाँ, सो दैट इज बिकम वेरी कॉमन. आपका बॉडीगार्ड गवर्नर को शूट कर दिया, उसको सेंट बना दिया. पता है आपको, उसकी दरगाह बन गई है मुमताज. जी हाँ, सलमान तासीर की. हाँ, सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स शोज के सोसाइटी में देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सट्रीमिज्म. और वो एक्सट्रीमिज्म से, सो एक्सट्रीमिस्ट को टेररिस्ट बनने बहुत कम गैप होता है, डिस्टेंस. सो देयर इज टॉलरेंस. यहां पर भी मैं जब टीटीपी की जो पेशावर का टेररिस्ट अटैक हुआ था, आई वाज डिमांडिंग के दे बी कंडेम्ड. तो there were lots of educated doctors and engineers saying कि we understand what they say. I said, how can you understand what they do? मतलब मेरी समझ से तो बाहर है कि आप मस्जिद में जाके you blow up a mosque and you kill 109 people, injure so many. But there are educated people who say that they can understand why the TTP is doing this. तो जब तक ये कल्चर में ये अंडरस्टैंडिंग रही that there is some kind of a sympathy towards violence and extremism, मेरे ख्याल से सोसाइटी में पीस वगैरह नहीं आएगा. और इसकी वजह से ना, इंडिया में जो इसके कॉन्सिक्वेंस होते हैं, इट सेंड्स द इमेज के दिस इज इस्लाम. I mean, this is Pakistan's Islam is the most un-Islamic Islam on earth. मतलब अगर आपने मैनुअल लिखना है how not to do Islam, then पाकिस्तान की आप मिसाल दे सकते हैं. And that is why it is very important for India के जो उलमा है, scholars है, public intellectuals है, कि they should always make sure to say this is un-Islamic, not only condemn it, but actually give an Islamic argument to say why this is wrong. Especially जब ये blasphemy के cases होते हैं, violence, कि they should present an Islamic argument. Public को तो पता चले कि this is not Islam. Even the next generation of Muslims in other parts of the world should learn कि oh, this is not Islam. This is not what we are taught in our sources.
जी, अच्छा, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में अभी हाल में हमने देखा कि जमीयत के जो लीडर हैं, अरशद मदनी की बात करें, महमूद मदनी की, उन्होंने हाल ही में बयान दिया कि अल्लाह और एक ही हैं और इस्लाम जो है वो भारत में ही ओरिजिनेट हुआ, और इस तरह के स्टेटमेंट दिए, और ये भी कहा कि मनु जो थे वो अल्लाह को वर्शिप करते थे। तो मैं आपसे एज इस्लामिक स्कॉलर ये जानना चाहती हूँ कि इस तरह के जो स्टेटमेंट्स हैं वो मुस्लिम उलेमाओं की तरफ से आना, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, दे हैव टू डू इट इन टू वेज। एक इंटरनली ये बातें पहले कर लें बिफोर यू गो एंड ड्रॉप दिस सरप्राइज स्टेटमेंट इन ए मल्टी फेथ ऑडियंस, बिकॉज अगर आपको टाइम नहीं मिला टू फुली एक्सप्लेन व्हाट यू आर सेइंग, देन आपको इंटरनली पीपल विल start collapsing. So for example, मैं यहाँ पर एक मस्जिद में we had gone for an interfaith dialogue after 9/11. तो वहाँ पे एक प्रोफेसर साहब हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, he was giving a very good talk about how अकबर के जमाने में कुले सुल हो रहा था, and you know how अकबर came up with this interfaith process. So इस्लाम में history है of interfaith and cohabitation. तो वो उनकी तकरीर खत्म हुई और वो इमाम साहब खड़े होके ओ दिस इज ऑल लाइज एंड अकबर वाज काफिर, इस तरह के वो फतवा मस्जिद में नहीं, पूरा का पूरा एजेंडा वो इंटरफेथ का वो कोलैप्स हो गया था, बिकॉज द इमाम वाज नॉट प्रिपेयर्ड विथ व्हाट दिस प्रोफेसर वाज गोइंग टू से, और देयर इज अ डाइकोटमी. तो आई हैव अ फीलिंग कि जब मदनी साहब की जो तकरीर थी, आई एक्चुअली हर्ड क्लिप्स ऑफ इट, he might get internal resistance which is already where he's equating Manu to Adam. जब वो कह रहे ना कि आदम यहाँ पर पैदा होता, he meant the first human being which is Manu, and the first human being is definitely did worship. और मैं देखा कि यथुर्वा वेदा में से लोग quotations लगा रहे हैं where Krishna says that yes, I was the only one who existed, so there was only one God to begin with, etc. तो ये तो the philosophy of Hindu ultimately goes back to one divine essence, right? So he is dealing with lesser known aspects of Hindu philosophy. लेकिन Islamic tradition में ये बहुत क्लियर है ना, and even the most orthodox Muslim scholars, strong Wahhabi Salafis will also not disagree that according to Hadith tradition, God sent 124,000 prophets all over the earth. यानी सारी दुनिया में हर community के लिए उनकी जबान में a prophet was sent with the message of God. एंड कुरान और बाइबल से हमको मुश्किल से 30 नेम्स मिलते हैं, उससे ज्यादा. सो देयर आर 123,970 अननोन प्रॉफिट्स. सो दैट गिव्स मुस्लिम स्कॉलर्स ए लाइसेंस टू एम्ब्रेस होली पीपल फ्रॉम द पास्ट. सो अगर आप 50-60 साल पहले और 100 साल पहले भी अगर पढ़े, मुस्लिम स्कॉलर्स हैव रिकॉग्नाइज्ड कृष्णा एज ए प्रॉफिट ऑफ गॉड and Bhagavad Gita as a revealed book like Quran and the Bible, और बुद्धा को भी उन्होंने recognize किया, Confucius को भी recognize, because the teachings are very similar. They are talking of harmony, peace वगैरह. So but the सवाल ये उठता है, जो अगर मैं basically खिचड़ी में थोड़ा मजा खराब करने की कोशिश अगर करा, the question is why didn't Muslims come up with these ideas when they were in power? अगर ये इस्लाम ये हाँ, तो अगर ये कुरान में है, और ये है कुरान में वर्स 226 सूरतुल बकरा 2nd चैप्टर की 62 वर्स देख लें आप, या 5th चैप्टर की 48 वर्स देख लें. दे आर ऑल ओपन फॉर प्लूरलिज्म. योर लिसनर्स कैन गो बैक एंड लिसन, देख ले, गूगल कर लें उसको आप. बट द क्वेश्चन इज कि जब आप पावर में थे, व्हाई डिडंट औरंगजेब कम आउट एंड से? क्या औरंगजेब को नहीं पता था कि ये आयतें हैं और ये हदीस हमने नए थोड़ी बनाए? जो मदनी साहब पढ़ रहे हैं वो औरंगजेब भी क्यों नहीं पढ़ा? और अगर औरंगजेब नहीं पढ़ा तो फिर व्हाई डोंट वी क्रिटिसाइज औरंगजेब फॉर हिज इग्नोरेंस ऑफ इस्लाम और हिज बायस? देखिए सोर्सेस, रिलीजियस सोर्सेस ऑफन आर आर्टिकल. जैसा आप नॉस्ट्राडामस के प्रेडिक्शंस पढ़े, I mean the way they are written, it is impossible to disprove. साइंस में हम कहते हैं कि जो हाइपोथेसिस आप फ्रेम करते हैं ना, साइंटिफिक हाइपोथेसिस, इट शुड बी फ्रेम्ड इन सच अ वे दैट इट शुड बी एबल टू बी डिस्प्रूव्ड. अगर आप उसको डिस्प्रूव नहीं कर सकते तो इट्स नॉट अ हाइपोथेसिस. तो रिलीजियस स्टेटमेंट्स ऑफन आर written in such a way
कि आप उसके कई भी मतलब निकाल सकते हैं. So for example, the Quran says la ikraha fi din, there is no compulsion in religion. उसको Muslim scholars, the liberals will say, देखिए it means secularism, कि state should not impose, hijab भी impose ना करे, sharia भी impose ना करे. तो conservative will come and say, क्या मतलब, इसका मतलब ये कि हम कोई murderer को punish ना करें. And suddenly they start compromising it. So la ikraha fi din will be reduced, saying, okay, we will not forcibly convert people, but otherwise once you become a Muslim, तुम रोजे नहीं रखोगे तो हम तुमको जेल में डाल देंगे. एक compulsion आ जाता है religion. So what happens is the source is implemented. लोग कहते हैं ना, Christians believe कि human beings have been created in the image of God. मेरा ख्याल है कि उल्टा है. अगर इंसान घटिया हो तो उसका तस्वुर खुदा का भी घटिया ही होता है. If you are cruel, if you are intolerant, if you are jahil, if you are ignorant, your imagination of God and His teachings will be according to your vision. तो प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो उलमा वगैरह हैं, because their training is so limited, और most of their syllabus is at least 100-200 years old, तो उनकी वो नॉन मॉडर्न ज़हनियत से जो वो तस्वुर करते हैं इस्लाम का और इस्लाम खुदा का, it is anachronistic, यानी इस दौर के लिए नहीं है वो that vision of Islam, you know. So I have a feeling what Madani Saab is trying to do is very interesting, but it has to be depth होनी चाहिए उसमें. There has to be depth. One night will look as if they are, because they are under pressure from RSS and BJP and Hindu nationalism, ये इस तरह की बातें कर रहे हैं. मैं एक बात बहुत क्लियरली कह देता हूँ कि बार बार इंडियन मुस्लिम्स कहते हैं कि we want India to be secular, democratic, pluralistic. देखिए, why don't you show India how to be that? गांधी ने कहा था कि be the change you want to see. तो आई थिंक इंडियन, एटलीस्ट इंडियन मुस्लिम, छोड़ दें दूसरे मुसलमानों को दुनिया में, इंडियन मुस्लिम्स इफ दे रियली वैल्यू डेमोक्रेसी, प्लूरलिज्म एंड सेक्युलरिज्म, तो अपनी जिंदगी में बताएं ये तीनों वैल्यूज अपनी सोसाइटीज में आए. एंड व्हेन pluralism and secularism and democracy is violated in other Muslim societies, they should speak up. So you can't say and you cannot. जी, इसी से रिलेटेड सर मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ जो आपने भारतीय मुसलमानों को लेकर किया. जो अखंड भारत था उसके टूटने के 75 साल बाद भी अगर हम भारतीय मुसलमानों को देखें तो वो मेन स्ट्रीम से आज भी नहीं जुड़ पाए हैं, मेन स्ट्रीम में शामिल नहीं हो पाए. कहीं ना कहीं मुसलमान भारत में आज भी गेटोज में नजर आते हैं, या फिर हम जो पासमानदा मुसलमान हैं उनके पिछड़ेपन की वजह जानने की कोशिश करें तो क्या जो रिलीजियस और एक पावर एलीट अगर मुसलमानों को कहें, उनके पिछड़ेपन में, पसमानदा मुसलमानों के पिछड़े हुए होने की वजह में क्या इन लोगों का कोई हाथ, और कितना वो उनको जिम्मेदार ठहराना चाहिए? देखिए, अब क्योंकि मैं इंडिया छोड़ चुका हूँ, आई एम नाउ लिव इन अमेरिका, तो मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए, तो मैं इन एडवांस अपोलोजाइज करता हूँ इंडियन मुस्लिम्स जो आर सफरिंग. अनफॉर्चुनेटली इंडियन मुस्लिम्स धोबी के कुत्ते बन गए, ना घर के ना घाट के, ना पाकिस्तान के रहे ना इंडिया के रहे. दैट इज द प्रॉब्लम ना. प्रॉब्लम ये है कि ना इधर के रहे ना उधर के रहे. और इस तरफ जो करंट मूड है इन द मेजॉरिटी कम्युनिटी में, 1946 में आपके दादा ने ये वोट दिया था फॉर पाकिस्तान, आप यहाँ जग मराने के लिए क्यों? अरे भाई मुझे क्या पता. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो हैदराबाद से हूँ, हैदराबाद में वोट नहीं हुआ था. देयर आर ओनली सम पार्ट्स ऑफ इंडिया जहाँ पे वोट हुआ था. तो एटलीस्ट साउथ इंडियंस को तो, मुस्लिम्स को तो ना कहें आप ये बात. यूपी वाले ने वोट किए थे, उनसे पूछें जाकर कि वो क्यों नहीं माइग्रेट हुए. सो दैट इज ऑल्सो, बट आस्किंग द करंट जनरेशन, लाइक मी आस्किंग मेरे वाइट स्टूडेंट्स कि रेसिज्म की आप जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते? Even if they have benefited from racism, some of them have, उनके बाप दादा अगर पैसे बना के छोड़ के गए. So ये discussions जो हो रहे हैं इंडिया में, there is this problem of Indian Muslims not fully belonging. लेकिन ये problem Muslims का broadly है कि वो modern जो modernity आई है, they have not fully embraced many aspects of modernity, which is the nation state and the citizenship. So for example, मैंने इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब ने उन्होंने अपनी किताब में एक बहुत इंटरेस्टिंग
बात लिखी थी, which I wish he had discussed more. He says India is in the process of becoming a nation state from a civilization, which I thought is like a demotion, right? India civilization pe rahe, why is it becoming like a nation state? But for a government, it is more important कि वो nation state हो ताकि national interest define किया जाए, foreign policy वगैरह can be processed. Civilization की आप policy कैसा आप बना सकते हैं? So I can understand what he's trying to say. So Indian Muslims around the world have had a problem. For example, the Arab world 22 मुल्क हैं. They are constantly struggling with whether you're a Tunisian or an Arab, whether you're a Jordanian or an Arab. तो वो Arab nation लफ्ज इस्तेमाल करते हैं. If you are talking about it being an Arab nation, then why do you talk about Ummah and why do you talk about being a Jordanian? यानी ट्रिपल आइडेंटिटी हो गई ना. मैं जोर्डेनियन भी हूँ, मैं अरब भी हूँ, मैं मुसलमान भी हूँ. तो OIC में जाऊँ या अरब लीग में जाऊँ, तो ये आइडेंटिटी कोहिसिव नहीं है इन द मॉडर्न सेंस. अमेरिकन से पूछे, आई एम एन अमेरिकन, फुल स्टॉप हो जाता है वहां पर. दे मे ऐड हाइफन, आई एम एन अफ्रीकन अमेरिकन, बट एम्फेसिस इज ऑन बीइंग एन अमेरिकन. देयर इज नो कंफ्यूजन अबाउट दैट आइडेंटिटी. सो मुस्लिम्स हैव हैड सम ट्रबल एडजस्टिंग टू द मॉडर्न लॉ. मैं अपनी यूनिवर्सिटी में जा रहा था, एमएसए की एक मीटिंग थी, तो मैं सोचा ठीक है मैं क्विकली विजिट कर लूंगा. मैं एडवाइजर भी हूँ एक एमएसए का. तो मुस्लिम स्टूडेंट एसोसिएशन में वो इस्लामिक इनहेरिटेंस लॉ का लेक्चर दे रहा है इमाम को पका. तो मैं वो इमाम साहब को बोला आप पढ़ा रहे तो पढ़ा रहे, बट ऑल्सो मेक श्योर टू टेल देम दैट सम ऑफ द प्रोविजंस दैट यू आर टॉकिंग अबाउट आर इलीगल इन द यूएस. आप बेटी और बेटे को अलग अलग अगर करें तो वन ऑफ देम कैन गो टू कोर्ट एंड यू विल लूज. सो इट माइट बी बेटर फॉर प्रैक्टिकल पर्पस टू टीच the Muslim students what the country's law is, which they will live for the rest of their life, than a law that was practiced maybe by the Ottoman Empire or maybe by the Abbasid Caliphate. So this is also a problem कि आप किसको real law समझते हैं, जिस लॉ के तहत आप जिंदगी गुजार देते हैं, या किस लॉ जो आपके इमेजिनेशन में है, मेरी दीवार पे पीछे किताबों में जो दिख रहा है, दैट इज शरिया वॉल कहता हूं मैं, ये शरिया लॉ है, बट इट इज नॉट इम्प्लीमेंटेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड रियल. तो ये जो इमेजिनरी दुनिया में रहते हैं ना मुसलमान, सारी दुनिया के मुसलमान लिव इन दिस इमेजिनरी इस्लामिक वर्ल्ड that interferes with their capacity to live in the current world. और ये this is where the Muslim intellectuals come in. They have to tell them भाई ठीक है, तुम जब ख्वाब में जब सो जाते हो तो जब तुम औरंगजेब के मुगल एम्पायर में रहो, लेकिन जब सुबह उठ जाते हो then you know you are living in India as it is today. Follow the laws, follow the rules. तो इसमें the elite की प्रॉब्लम है. और ये जो पसमानदा का जो मसला निकला है, I find it very interesting. It is, I think, more exaggerated than it really is. For example, अगर आप मस्जिद में जाएंगे तो हम मस्जिद के इमाम के कास्ट तो नहीं पूछते ना. आप यहाँ पे आ जाए अमेरिका में, कोई भी बंदा, the only problem is if his pronunciation of the Arabic text is problematic, then we will object. So we pray behind कभी black, कभी white, कभी brown. We pray behind everybody, which is not the case say in temples where caste is enforced very strictly. बट शादियों के मामले में ये बात तो आ जाती है. तो फॉर एग्जाम्पल आई हर्ड ऑल द टाइम के अरे तुम्हारी माँ तो शेख है, तुम्हारे बाप पठान है. लाइक आई नेवर अंडरस्टूड लाइक व्हाई दैट वाज एन इशू, बट दैट मैरिज डिड हैपन. सो आई थिंक कि जहाँ के मैरिज का सवाल है, दिस थिंग कम्स अप क्वाइट अ बिट, बट आई एम नॉट श्योर वेदर इट कम्स अप एज एन इशू इन प्रैक्टिस ऑफ फेथ. तो फॉर एग्जाम्पल एडमिशंस या इमाम के लिए या इस तरह से, caste is not a big issue. I think what is more telling in the Muslim society in India is the class issue. Class is more problematic than caste. तो ये जो शेख पठान ये वो जो issues बने हैं, I think it is more got to do with caste. क्योंकि अगर पठान के पास पैसे है तो शेख भी दे देती है, बेटी सैयद भी अपनी बेटी दे देते हैं. I did hear from some Pakistanis के in Pakistan the Sayyids prefer to marry their daughters and their sons to Sayyids who might be Shia if they are Sunni, but not marry outside the Sayyids. But those are marriage में वो बहुत आ जाता है, because there has been a tradition in the past to marry people from your tribe because you would know them, rather than marrying people from other villages and other tribes who might be strangers. तो ये जो अपने लोगों में शादी करें kind of translated into what
may become a form of caste system in India. जी बिल्कुल, आपने सही कहा, और आपने जो भी सवाल मैंने आपसे पूछा आपने उसका बहुत ही खूबसूरती के साथ जवाब दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप हमारे साथ जुड़े और पहली बार आप आए हैं, और उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसे ही हमारे साथ आते रहेंगे और अलग अलग मुद्दों पर अपनी राय देंगे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद एक बार फिर से। नमस्कार। जय हिंद।